गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, सह आचार्य गृह विज्ञान, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग दूध एवं दूध से निर्मित उत्पादों के बारे में अध्ययन करेंगे और आज के अध्ययन का विषय है दूध का संगठन एवं दूध का महत्व। दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाता है। जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था में दूध अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, किंतु विशेषकर यह शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था का मुख्य आहार है। दूध में जल, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज वसा, खनिज लवण एवं विटामिन सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व मिलकर दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार बनाते हैं। आइए हम जानें कि दूध का संगठन क्या है। पानी। दूध में लगभग 97% अर्थात 87% तक पानी होता है, इसीलिए दूध एक जलीय या तरल माध्यम के रूप में उपस्थित रहता है। दूसरे नंबर पे है दुग्ध वसा। दूध में वसा 3.4 से लेकर 8.8% तक फर्क होती है। ये दूध की प्राप्ति के स्रोत जैसे कि मानव दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध, भेड़ का दूध एवं भैंस के दूध, अलग अलग प्राणीज में दूध में वसा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, किंतु सामान्यतया दूध में 60 से 75% संतृप्त वसी अम्ल पाए जाते हैं और ये मुख्य रूप से ओलिक, पामिटिक एवं ब्यूटायरिक अम्ल होते हैं। ये सभी संतृप्त वसी अम्ल छोटी श्रृंखला के हैं तथा ब्यूटायरिक अम्ल के कारण दूध की विशेष गंध होती है और इसी कारण दुग्ध वसा जो होती है वो पायसीकृत भी होती है, क्योंकि जो वसी अम्ल हैं वो छोटी श्रृंखला के हैं एवं संतृप्त हैं। दुग्ध प्रोटीन। दूध में न्यूनतम 1.1 से लेकर 4.3% तक प्रोटीन पाया जाता है। न्यूनतम प्रोटीन मात्र स्तन दुग्ध में, ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन दो प्रकार की होती है। केसीन जो कि 80% होती है। दूध में अघुलनशील प्रोटीन है जो कि दूध में नींबू डालने पर, उबालने पर फट जाती है और पनीर के रूप में स्कंदित हो जाती है। यह केसीन फॉस्फोरस युक्त होती है, इसलिए इसे फॉस्फोप्रोटीन भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त दुग्ध के जो जलीय अंश है वे हैं, उसमें लेक्ट एल्ब्यूमिन, लेक्ट ग्लोब्यूलिन, सीरम एल्ब्यूमिन एवं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जैसे प्रोटीन पाए जाते हैं। होता क्या है, दूध को जब हम नींबू डालकर फाड़ते हैं तो जो दूध में अघुलनशील प्रोटीन होती है केसीन, वो तो स्कंदित होकर पनीर के रूप में इकट्ठी हो जाती है, छेने के रूप में इकट्ठी हो जाती है, किंतु जो दूध में घुलनशील प्रोटीन होती है लेक्ट एल्ब्यूमिन, लेक्ट ग्लोब्यूलिन, सीरम एल्ब्यूमिन एवं इम्यूनोग्लोब्यूलिन, वो छेना छानने के बाद बचे हुए जलीय अंश वे में घुलनशील रूप में ही रहती है। कार्बोहाइड्रेट्स। दूध में न्यूनतम 4% से लेकर 7.4% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 7.4% कार्बोहाइड्रेट अधिकतम मात्रा में ह्यूमन मिल्क में मिलता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को लैक्टोज शर्करा कहते हैं और दही जमाने के दौरान यह लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण पीएच कम हो जाता है और लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है और कम पीएच पे दूध का दही जम जाता है। इसी के साथ साथ ये जो लैक्टोज है ये लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होकर आंतों में पीएच को भी कम करती है और कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होती है। छोटी आंत में जीवाणुओं की वृद्धि में भी लैक्टोज शर्करा का बहुत महत्व रोल है। जीवन सत्व अर्थात विटामिन। दूध में लगभग सभी विटामिन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, विशेषकर विटामिन ए एवं डी जो कि वसा घुलनशील विटामिन है। इसी के साथ साथ दूध विटामिन बी समूह, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फॉलिक अम्ल एवं B12 का भी अच्छा स्रोत है। दूध में विटामिन सी कुछ कम मात्रा में पाया जाता है जो कि दूध की प्रोसेसिंग अर्थात उबालने के दौरान एवं पाश्चुरीकरण के दौरान हीट सेंसिटिव होने के कारण नष्ट हो जाता है। खनिज लवण। दूध में लगभग सभी खनिज लवण कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन, कॉपर अर्थात तांबा पाए जाते हैं। इनमें से आयरन एवं कॉपर अल्प मात्रा में पाया जाता है, किंतु यह अल्प मात्रा शिशु की रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त होती है। एंजाइम्स। दूध में कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं
प्रोटीएजेस अर्थात प्रोटीन का अपघटन करने वाले एंजाइम, लैक्टोज जो लैक्टोज शर्करा को अपघटित कर ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदलते हैं, लाइपेज जो कि दुग्ध वसा लिपिड का अपघटन करता है, फॉस्फेटेज जो फॉस्फोरिक अम्ल का अपघटन करता है, कैटेलेज एवं परऑक्सीडेज एंजाइम्स। दूध का हल्का पीला रंग फ्लेविन वर्णक के कारण होता है और इसी के साथ साथ दूध में कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन गैस भी पाई जाती है। दूध को बिना गर्म करे रखने पर दूध में जीवाणुओं की वृद्धि होने के कारण इसका पीएच कम होता जाता है और वो जीवाणु वृद्धि के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त करते हैं। ये देखिए, ये एक टेबल दी गई है जिसमें प्रति 100 ग्राम दूध का संगठन दिया गया है। गाय के दूध में ये देखिए, गाय के दूध प्रोटीन की मात्रा मैंने कहा था मानव मिल्क में सबसे कम 1.1% होती है, से गाय के दूध में 3.2% और भैंस के दूध में 4.3%। इसी कारण से भैंस का दूध पचने में थोड़ा हैवी भी पड़ता है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा अधिक है। हम बात करते हैं वसा की, तो वसा लगभग सभी प्राणियों में 3 से लेकर 4.4% तक है। एक भैंस के दूध में वसा की ज़्यादा मात्रा होती है 7.8% तक। भैंस के दूध में वसा सर्वाधिक 8.8% तक होती है। और बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो मैंने कहा था कि ह्यूमन मिल्क में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा 7.4% तक होता है। वसा की जब हम बात करते हैं तो दूध में जो वसा होती है वो पायसिक्ट रूप में होती है, किंतु भैंस के दूध में वसा अत्यधिक मात्रा में होने के कारण यह दूध बच्चों के लिए पचने में भारी पड़ता है। कैलोरीज की मात्रा जो होती है वो दूध में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन पर निर्भर करती है। सर्वाधिक कैलोरीज भैंस के दूध से मिलती है 117 किलो कैलोरी प्रति 100 मिलीलीटर। दूध कैल्शियम प्राप्ति का भी अच्छा स्रोत है। इसी के साथ साथ फॉस्फोरस, लौह लवण दूध में बहुत कम मात्रा में होता है, ह्यूमन मिल्क में नहीं के बराबर है, किंतु ये कम मात्रा भी बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर्याप्त होती है। विटामिन ए, विटामिन B12, B2, B3 एवं विटामिन C सभी के संगठन इस तालिका में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। दूध एवं दुग्ध पदार्थों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। दूध के संगठन से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा, शिशु के लिए दूध जो है वो संपूर्ण आहार है। एक छोटा शिशु अपनी माँ के दूध पर ही पनपता है और पलता है। शैशवावस्था में 0 से 6 माह के दौरान दूध शिशु के लिए संपूर्ण आहार है तथा 6 से 12 माह के दौरान तथा 12 माह के पश्चात भी दूध पूरक आहार के रूप में शिशु के लिए काम आता है। स्तन दुग्ध शिशु के लिए उसकी पौष्टिक आवश्यकताओं एवं मांग के अनुरूप रहता है। चाहे बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए, ह्यूमन मिल्क मनुष्य के बच्चे के लिए, उस प्रत्येक बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध उसकी पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुरूप श्रेष्ठ होता है और माँ के दूध से निकलने वाला जो दूध की मात्रा होती है वो भी बच्चे की भूख एवं मांग के अनुरूप होती है। उपयुक्त समय पर, यानी कि जब भी बच्चे को इच्छा होती है, डिमांड करता है, उसे दूध उपलब्ध होता है, सही तापमान पर एवं पूर्ण स्वच्छता के साथ उपलब्ध रहता है। इस दूध में किसी भी प्रकार के संक्रमण की कोई स्कोप, कोई गुंजाइश नहीं होती। दूध की जो प्रोटीन होती है वो उच्च जैविकी गुणवत्ता वाली प्रोटीन है। 90% इसकी जैविकी गुणवत्ता अंडे के प्रोटीन के रेफरेंस में नापी जाती है तथा यह सुपाच्य है। ह्यूमन मिल्क में हमने पढ़ा भी था कि दूध में 1.1 ग्राम प्रोटीन होता है। चूँकि जो बच्चा होता है उसकी आंतों में इतनी क्षमता नहीं होती, उसके एंजाइम्स इतने अधिक स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो अधिक मात्रा में प्रोटीन का पाचन कर सके, तो मानव दुग्ध प्रोटीन मनुष्य के बच्चे के लिए उसकी उपयुक्त मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त मात्रा में होता है और उपयुक्त उसकी गुणवत्ता होती है। हम बात करते हैं उसके पश्चात हम मानते हैं कि माँ के दूध के बाद बकरी का दूध बच्चे के लिए श्रेष्ठ होता है, उसके पश्चात गाय और फिर भैंस। ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊं कि माँ के दूध में दूध की प्रोटीन की मात्रा कम होने से जो बनने वाला दही होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और सुपाच्य बनता है, जिसका डाइजेशन आसानी से हो जाता है। इसके पश्चात बकरी का दूध सुपाच्य माना जाता है क्योंकि जो बकरी के दूध की वसा होती है उसमें केसीन जो कि अघुलनशील प्रोटीन है तथा लेक्ट एल्बुमिन एवं लेक्ट ग्लोबुलिन प्रोटीन, उनके रेशो में अंतर होता है। उसमें केसीन की मात्रा कम होती है और वे प्रोटीन की मात्रा 60% तक होती है, जिसके कारण बकरी के दूध से बनने वाली दही भी बहुत ही सॉफ्ट एवं
सुपाच्य होती है जिसका आसानी से पाचन हो जाता है। भैंस के दूध में वसा एवं प्रोटीन दोनों की मात्रा अधिक होने के कारण ये छोटे बच्चों के लिए पचने में आसान नहीं रहता। दूध एवं दुग्ध पदार्थों में उपस्थित वसा में छोटी श्रृंखला वाले संतृप्त वसीय अम्ल होने के कारण यह सुपाच्य होती है और पायसीकृत होती है। दूध की वसा का पायसीकृत होने से मतलब है कि दुग्ध जो वसा है वो अत्यंत सूक्ष्म बूंदों में प्रोटीन की लेयर्स के द्वारा कवर्ड रहती है, तो ये एक साथ इकट्ठी नहीं हो पाती और इसका पाचन आसान होता है। दुग्ध शर्करा लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं की क्रिया से लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है और फलतः दूध दही के रूप में जम जाता है। हम भी जानते हैं कि दूध के मुकाबले में दही का पाचन आसान होता है, क्योंकि जो प्रोटीन के अपघटन की एक स्टेप ऑलरेडी दूध से दही बनने के दौरान पूर्ण हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो लैक्टोज शर्करा है ये लैक्टिक अम्ल में बदल जाने के कारण आंतों में पीएच कम होता है, तो लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और कई अनावश्यक तथा हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। साथ ही साथ आंतों में कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण में भी सहायक होता है। लैक्टोज शर्करा अपघटित होने के पश्चात ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित होती है तथा यह जो गैलेक्टोज होता है ये तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली में उपयुक्त रहता है। बात करते हैं खनिज लवण की। दूध जो है कैल्शियम एवं फास्फोरस की प्राप्ति का उत्कृष्ट साधन है, जो कि ये गलती से अतिथियों लिखा गया, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में एवं विकास में सहायक है। दूध में उपस्थित खनिज लवण उनके लवण साइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एवं क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं। दूध में कुछ कम मात्रा में लौह लवण, बोरोन, जिंक, मैग्नीज, सिलिकॉन आदि खनिज लवण भी उपस्थित रहते हैं। लौह लवण की मात्रा दूध में कम होने के पश्चात भी बच्चे की मांग के लिए उपयुक्त मात्रा में होती है। बात करें विटामिन की, तो दूध में सभी विटामिन आवश्यक उपयुक्त मात्रा एवं उचित अनुपात में पाए जाते हैं। विशेषकर विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा 150 से 200 इंटरनेशनल यूनिट होता है। इसके अतिरिक्त दूध में थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B12, फॉलिक अम्ल इत्यादि सभी विटामिन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी न्यून मात्रा 2 to 2.5 माइक्रोग्राम होता है, जो कि गर्म करने या पाश्चुरीकृत करने पर नष्ट हो जाता है, किंतु माँ का दूध जब ये बच्चा पीता है तो उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, इसके कारण उसको विटामिन सी जो कि कम मात्रा में वो भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है और उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो दूध है वो शिशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ पौष्टिक एवं संपूर्ण आहार है और इसके साथ साथ बड़ों के लिए भी दूध वृद्धि विकास में सहायक है। और वृद्धों के लिए अगर हम दूध की बात करते हैं तो वृद्धों के लिए दूध जो है वो एजिंग को डिले करने में तथा हड्डियों और अस्थियों एवं दांतों को मेंटेन रखने में मदद करता है। अगले अध्ययन सत्रों में हम विभिन्न प्रकार के दूध तथा दूध से बनने वाले विभिन्न उत्पादों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।